हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनुज कॉमर्स क्लासेस। आज हम रिवाइज करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का इंपॉर्टेंट चैप्टर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। आप सब कॉपी पेन रेडी कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम एग्जाम ओरिएंटेड बेसिक की पॉइंट समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम एप्लीकेशन मनी की, जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 39 के अंडर आता है। इसका मतलब क्या है? जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो एप्लीकेंट को कम से कम शेयर की नॉमिनल वैल्यू का 25% एप्लीकेशन के टाइम पर देना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर शेयर 10 रुपए का है तो मिनिमम 2.50 रुपीज एप्लीकेशन मनी देना कंपलसरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, कंपनी शेयर्स तब अलॉट करेगी जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाए। सेबी के अकॉर्डिंग टोटल इशू वैल्यू का एटलीस्ट 90% पैसा मिलना चाहिए। अगर एप्लीकेंट ने रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। कंपनी के पास 60 दिन का टाइम होता है इशू क्लोज होने के बाद पैसा रिफंड करने का, और अगर रिफंड में डिले होता है तो कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, व्हाट इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्लीकेशन मनी को कंपनी अपने रेगुलर अकाउंट में यूज नहीं कर सकती। इसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाता है और अलॉटमेंट होने तक पैसा वहीं रहता है। ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब हम आते हैं रिजर्व कैपिटल पर, सेक्शन 65। ये एक्चुअली अनकॉल्ड कैपिटल का एक हिस्सा होता है। रिजर्व कैपिटल को कंपनी नॉर्मल बिजनेस में कॉल नहीं कर सकती। ये सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही कॉल किया जाता है। इसका मतलब ये वर्किंग कैपिटल के लिए यूज नहीं होता, और रिजर्व कैपिटल क्रिएट करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी होता है। विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन रिजर्व कैपिटल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब हम देखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कहां-कहां हो सकता है। सेक्शन 52। सबसे कॉमन यूज बोनस शेयर्स इशू करना। कंपनी अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकती है। शेयर या डिबेंचर इशू करते टाइम जो एक्सपेंसेस या कमीशन लगती है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन पर प्रीमियम के साथ रिडीम हो रहे हैं तो वो प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम से पे किया जा सकता है। कंपनी बायबैक के टाइम भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकती है। सेक्शन 68। इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन, सिक्योरिटीज प्रीमियम को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ये एग्जाम में डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं कंपनी की बेसिक फीचर्स, जो थियरी में भी इंपॉर्टेंट हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी। कंपनी अपने मेंबर्स से अलग एक लीगल पर्सन होती है। इसका मतलब कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, केस फाइल कर सकती है और उस पे केस भी हो सकता है। मेंबर्स और कंपनी अलग अलग लीगल आइडेंटिटीज हैं। कंपनी नेचुरल इंसान नहीं है, लेकिन लॉ के नजरिए से एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वो खुद डिसीजन नहीं लेती, डायरेक्टर्स के थ्रू एक्ट करती है। कंपनी की लाइफ कंटिन्यूअस होती है। अगर शेयर होल्डर्स चेंज हो जाएं या किसी की डेथ हो जाए, फिर भी कंपनी कंटिन्यू करती है। इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर कंपनी लॉस में चली जाए तो शेयर होल्डर को सिर्फ उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा जितना उसने शेयर पर कमिट किया है। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। पब्लिक कंपनी में शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी लिक्विडिटी पब्लिक कंपनी में ज्यादा होती है। पहले कंपनी का कॉमन सील मैंडेटरी होता था, अब ये ऑप्शनल हो चुका है। कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर करना जरूरी होता है। विदाउट इनकॉर्पोरेशन कंपनी लीगली एग्जिस्ट नहीं करती। अब आते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स पर। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ये शेयर्स स्पेशली डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। ये शेयर्स कैश के बदले नहीं दिए जाते। ये उन लोगों को मिलते हैं जो कंपनी को स्पेशल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कोई स्पेशल वैल्यू एडिशन देते हैं। इन शेयर्स को डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है या फिर नॉन कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट दिया जा सकता है। स्वेट इक्विटी इशू करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना कंपलसरी है, और जो वैल्यू डिसाइड होगी वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू डिटरमाइन की जाएगी। ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। अब बात करते हैं ईसॉप की। सेक्शन 62(1)(b). ईसॉप का मतलब है एम्प्लॉय को फ्यूचर में शेयर्स खरीदने का राइट देना। वो शेयर्स एक फिक्स्ड प्राइस पर मिलते हैं जो पहले ही डिसाइड हो चुकी होती है। चाहे मार्केट प्राइस फ्यूचर में ज्यादा हो जाए, एम्प्लॉय को प्री डिटरमाइंड प्राइस पर ही शेयर्स मिलते हैं। ईसॉप इंट्रोड्यूस करने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। जनरली प्रमोटर्स ईसॉप के लिए एलिजिबल नहीं होते। ये एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए होता है। मोर देन 10% इक्विटी। कुछ लिमिट्स और एक्सेप्शंस भी होती हैं, स्पेशली इक्विटी परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में।
ये एग्जाम में थ्योरी के फॉर्म में आ सकता है। अब समझते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 42। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है शेयर्स पब्लिक को ऑफर नहीं किए जाते, बल्कि एक सिलेक्टेड ग्रुप को डायरेक्टली ऑफर किए जाते हैं। यानी ये पब्लिक इशू नहीं है। कंपनी किसी स्पेसिफिक ग्रुप को अप्रोच करती है, फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशंस, नॉन इन्वेस्टर्स एटसेट्रा। ये ओपन इनविटेशन नहीं होता। एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 200 पर्सन्स को ही ऑफर दिया जा सकता है। इसमें QIBs और ESOP वाले काउंट नहीं होते। ये लिमिट एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। कंपनी को एक प्रॉपर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इशू करना होता है। ये फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है। पेमेंट सिर्फ बैंकिंग चैनल से होगा, कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस के लिए मैंडेटरी है। अब मान लो शेयर होल्डर ने कंपनी के कॉल डिमांड करने से पहले ही पैसा दे दिया। इसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, यानी फ्यूचर का पैसा अभी मिल गया। कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। मैक्सिमम रेट 12% पर एनम होता है एज पर टेबल F। ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। एंट्री समझो, जब एडवांस रिसीव होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉल्स इन एडवांस एक करंट लायबिलिटी होती है। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में शो होता है। जिस अमाउंट पर एडवांस दिया गया है उस पर शेयर होल्डर को डिविडेंड या वोटिंग राइट्स नहीं मिलते जब तक वो अमाउंट एक्चुअली कॉल्ड अप ना हो जाए। ये एग्जाम में थ्योरी में आता है। अब ऑपोजिट सिचुएशन देखो, कंपनी ने कॉल डिमांड कर ली लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। इसको कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। मैक्सिमम रेट 10% पर एनम होता है एज पर टेबल F। ये कंपनी के लिए इनकम होती है। एंट्री का लॉजिक समझो, जब कॉल ड्यू होता है, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर पैसा रिसीव नहीं हुआ, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ये अमाउंट कॉल्ड अप कैपिटल से डिडक्ट किया जाता है बैलेंस शीट में। अगर शेयर होल्डर कंटिन्यूअसली डिफॉल्ट करे तो वोटिंग राइट्स टेम्परेरीली लूज हो सकते हैं। अगर पेमेंट फिर भी नहीं होती तो कंपनी शेयर्स फोरफिट भी कर सकती है। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सेक्शंस थ्योरी में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। सेक्शन 23 पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 39 अलॉटमेंट से रिलेटेड है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन और एप्लीकेशन मनी रूल्स यहीं से आते हैं। सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन। सेक्शन 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन। सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स। सेक्शन 62 फर्दर इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग ESOP। सेक्शन 65 रिजर्व कैपिटल। सेक्शन 68 बायबैक ऑफ शेयर्स। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम किस सेक्शन में कवर्ड है या प्राइवेट प्लेसमेंट किस सेक्शन के अंडर आता है, इसलिए सेक्शन नंबर्स याद करना स्कोरिंग पॉइंट है। अब हम जर्नल एंट्रीज समझते हैं शेयर्स को इशू करने की। सबसे पहले समझते हैं एट पार का मतलब क्या होता है। एट पार का सिंपल मतलब है शेयर अपनी फेस वैल्यू पर इशू हो रहा है। अगर शेयर 10 रुपए का है तो 10 रुपए में ही इशू हो रहा है। यहाँ कोई प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं है। जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलती है तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका मतलब पैसा बैंक में आया और अभी वो एप्लीकेशन स्टेज में है। जब शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की जाती है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, शेयर कैपिटल सिर्फ फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है क्योंकि शेयर्स एट पार इशू हो रहे हैं। अगर अलॉटमेंट के टाइम कुछ अमाउंट डिमांड किया गया है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कंपनी ने अब पैसा डिमांड कर लिया। जब अलॉटमेंट का पैसा मिल जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जितना पैसा कंपनी ने डिमांड कर लिया, अनकॉल्ड कैपिटल मतलब जो अभी तक डिमांड ही नहीं किया गया। एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है। अब मान लो किसी शेयर होल्डर ने कॉल मनी पे नहीं की, इसको कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। ये कंपनी का नुकसान होता है इसलिए डेबिट किया जाता है। जब कॉल डिमांड होती है, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर पैसा नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, यानी अब वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। इंपॉर्टेंट,
कॉल्स इन अरियर्स को बैलेंस शीट में कॉल्ड अप कैपिटल से माइनस किया जाता है, और अगर बाद में पैसा मिल जाता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। सिंपल एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अरियर्स अकाउंट। जब पैसा मिले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। मैक्सिमम इंटरेस्ट 10% पर एनम टेबल F में दिया हुआ है। ये इनकम होती है कंपनी के लिए। अगर शेयर होल्डर कंटिन्यूअसली पे नहीं करे तो शेयर्स फॉरफीट भी हो सकते हैं। बी, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है अमाउंट अबव फेस वैल्यू। अब समझते हैं प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट लेना। अगर शेयर 10 रुपए का है और 12 रुपए में इशू हो रहा है तो 2 रुपए प्रीमियम है। ये 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है। केस 1, प्रीमियम रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के टाइम ही प्रीमियम मिल गया। एप्लीकेशन रिसीव होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट के टाइम ट्रांसफर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट प्रीमियम। इंपॉर्टेंट, प्रीमियम सेक्शन 52 के अंडर आता है। इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। केस 2, प्रीमियम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम डिमांड होगा। अलॉटमेंट ड्यू होने पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जब पैसा रिसीव हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, अगर प्रीमियम अनपेड है और शेयर्स फॉरफीट हो जाते हैं और प्रीमियम एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ था तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिवर्स नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में ट्विस्ट के साथ आता है। कॉल्स इन एडवांस। दोस्तों, कॉल्स इन एडवांस का सिंपल मतलब है जब शेयर होल्डर कंपनी के कॉल डिमांड करने से पहले ही पैसा दे देता है। यानी कंपनी ने अभी कॉल नोटिस इशू भी नहीं किया, लेकिन शेयर होल्डर वॉलंटरीली फ्यूचर का अमाउंट एडवांस में पे कर देता है। एग्जाम्पल समझो, कंपनी ने 10 रुपीज का शेयर इशू किया है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हो चुका है। अभी 3 रुपीज फर्स्ट कॉल फ्यूचर में डिमांड होना है, लेकिन शेयर होल्डर अभी ही 3 रुपीज दे देता है, तो ये 3 रुपीज कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब एडवांस रिसीव होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, ये एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अभी वो अमाउंट डिमांड नहीं किया। फ्यूचर में जब कॉल ड्यू होगा तभी वो शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगा, इसलिए बैलेंस शीट में इसे करंट लायबिलिटीज में शो किया जाता है। जब कॉल एक्चुअली ड्यू होता है, जब कंपनी ऑफिशियली कॉल डिमांड करती है, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद एडजस्टमेंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, यानी जो पैसा पहले मिल चुका था अब उसको एडजस्ट कर दिया गया। इंटरेस्ट ऑन एडवांस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी को कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। मैक्सिमम रेट 12% पर एनम होता है एज पर टेबल F ऑफ कंपनीज एक्ट। ये रेट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इंटरेस्ट का नेचर, ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। एंट्री समझो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। जब पेमेंट होता है, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस। 1, कॉल्स इन एडवांस पर शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता। 2, वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलते जब तक अमाउंट एक्चुअली कॉल्ड अप ना हो। 3, इंटरेस्ट टाइम बेसिस पर कैलकुलेट होता है, मंथ्स या ईयर्स के हिसाब से। अब समझेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले समझते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जब कंपनी जितने शेयर्स ऑफर करती है उससे ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं तो उस सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एग्जाम्पल समझो, कंपनी ने 10,000 शेयर्स 10 रुपए पर इनवाइट किए। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए पर शेयर है, लेकिन एप्लीकेशंस आ गई 15,000 शेयर्स की, यानी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। अब कंपनी के पास 3 पॉसिबल ट्रीटमेंट होते हैं। केस 1, फुल रिजेक्शन ऑफ एक्सेस। इस सिचुएशन में कंपनी डिसाइड करती है कि जितने शेयर्स अवेलेबल हैं उतने ही अलॉट करेगी और बाकी सब रिजेक्ट कर देगी। यहाँ 15,000 अप्लाइड, 10,000 अलॉटेड, 5,000 रिजेक्टेड। स्टेप 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव। बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000, 15,000 into 3 rupees. Step 2, transfer and refund.
Share application account debit 45,000. To share capital account 30,000. To bank account 15,000. 30,000 फेस वैल्यू के लिए ट्रांसफर हो गया, 15,000 रिफंड हो गया रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स को। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिफंड कंपलसरी है। शेयर कैपिटल सिर्फ अलॉटेड शेयर्स के लिए क्रेडिट होगा। केस 2, प्रो राटा अलॉटमेंट। अब मान लो कंपनी किसी को रिजेक्ट नहीं करती, वो प्रपोर्शन में अलॉटमेंट करती है। अप्लाइड 15,000, अलॉटेड 10,000। रेशियो बनेगा 3:2, यानी 3 अप्लाई किए तो 2 अलॉट होंगे। एक्सेस एप्लीकेशन 5,000 शेयर्स का है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 5,000 × 3 रुपीज इक्वल टू 15,000। यहाँ रिफंड नहीं होता, ये एक्सेस अमाउंट फ्यूचर अलॉटमेंट या कॉल में एडजस्ट होता है। स्टेप 1, एप्लीकेशन रिसीव। बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000। स्टेप 2, एडजस्टमेंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15,000, यानी एक्सेस एडजस्ट हो गया। एग्जाम टिप, प्रो राता में पहले रेशियो निकालो, फिर एक्सेस कैलकुलेट करो, फिर एडजस्टमेंट करो। केस 3, सम रिजेक्टेड प्लस सम प्रो राटा। ये मिक्स्ड केस होता है और एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आता है, स्पेशली 6 मार्क्स का क्वेश्चन। शेयर्स ऑफर्ड 10,000, एप्लीकेशंस रिसीव्ड 15,000। मान लो 3,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, रिमेनिंग 12,000 को प्रो राटा दिया फॉर 10,000 शेयर्स। रेशियो बनेगा 6:5। वर्किंग, refund for rejected 3,000 × 3 rupees equal to 9,000. Remaining excess adjustment 2,000 × 3 rupees equal to 6,000. Step 1, application receive. Bank account debit 45,000 to share application account 45,000. Step 2, transfer, refund, adjustment. Share application account debit 45,000 to share capital account 30,000 to share allotment account 6,000 to bank account 9,000. Important, मिक्स्ड केस में अलग अलग कैलकुलेट करो, पहले रिजेक्टेड का रिफंड, फिर प्रो राटा का एडजस्टमेंट। बी, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब समझते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जब एप्लीकेशंस रिसीव्ड शेयर्स ऑफर्ड से कम होती हैं तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, कंपनी ने 10,000 शेयर्स ऑफर किए, एप्लीकेशंस आए 8,000 शेयर्स के। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। 10,000 का 90% इक्वल टू 9,000 शेयर्स। यहाँ 8,000 लेस देन 9,000, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई। केस 1, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड। इस केस में कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। एप्लीकेशन मनी रिफंड करना कंपलसरी है। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 24,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24,000। रिफंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू बैंक अकाउंट 24,000। कंपनी लीगली शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। केस 2, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अगर एप्लीकेशंस 9,500 शेयर्स की मिल गई तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट हो गई। यहाँ 9,500 शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। एंट्री सिंपल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर ट्रांसफर होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ कोई रिजेक्शन, कोई प्रोराटा नहीं। अब हम समझते हैं 4 फीचर का मतलब। 4 फीचर का सिंपल मीनिंग है, अगर शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल मनी पे नहीं करता तो कंपनी उसके शेयर्स कैंसिल कर सकती है, यानी मेंबरशिप खत्म और जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हुआ था वो कंपनी के पास रहता है। लेकिन 4 फीचर तभी वैलिड होगा जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता हो, प्रॉपर नोटिस दिया गया हो शेयर होल्डर को, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ हो। ये 3 कंडीशंस एग्जाम में थियरी में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए, शेयर्स इशूड एट पार। एग्जाम्पल समझते हैं। 10 शेयर्स 100 रुपीज ईच, 80 रुपीज कॉल्ड अप, यानी ₹30 एप्लीकेशन प्लस ₹30 अलॉटमेंट प्लस ₹20 कॉल। ₹60 रिसीव हुआ, ₹20 अनपेड रह गया। अब एंट्री का लॉजिक समझो। जब 4 फीचर होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी कॉल्ड अप अमाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट यानी अनपेड अमाउंट, टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट यानी अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। यहाँ शेयर कैपिटल डेबिट 800, कॉल्स इन अरियर्स क्रेडिट 200, फोरफीटेड शेयर्स क्रेडिट 600। कॉन्सेप्ट समझो, कंपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है। जो पैसा मिला था वो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में चला गया। ये फ्यूचर में कैपिटल रिजर्व बन सकता है।
बी, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। यहाँ दो सिचुएशंस होती हैं। केस 1, प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड। अगर प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है तो फोरफीचर के टाइम प्रीमियम को रिवर्स नहीं करते, सिर्फ शेयर कैपिटल और अनपेड अमाउंट एडजस्ट करते हैं। केस 2, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अगर प्रीमियम ड्यू था लेकिन रिसीव नहीं हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट रूल, अगर प्रीमियम अनपेड है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना ही पड़ेगा। ये एग्जामिनर का फेवरेट ट्विस्ट है। अब समझेंगे सी, शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। एग्जाम्पल, 100 रुपीज का शेयर ₹10 डिस्काउंट पर इशू हुआ। इशू प्राइस 90 था। ₹90 कॉल्ड अप लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। फोरफीचर एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी कॉल्ड अप अमाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट यानी अनपेड अमाउंट, टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट यानी अमाउंट रिसीव्ड। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इशू के टाइम जो डिस्काउंट दिया गया था वो फोरफीचर के टाइम इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक है री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स। अब मान लो कंपनी ने फोरफीटेड शेयर्स किसी और को दोबारा बेच दिए। री इशू 3 तरह से हो सकता है। ए, री इशू एट पार। अगर 100 रुपीज का शेयर 100 रुपीज में री इशू हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल एंट्री। बी, री इशू एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम पर री इशू हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बिल्कुल नॉर्मल फ्रेश इशू जैसा ट्रीट करते हैं। सी, री इशू एट डिस्काउंट। यहां ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 100 रुपीज का शेयर 90 रुपीज में री इशू हुआ तो 10 रुपीज डिस्काउंट है। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 90, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 10 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 100, यानी डिस्काउंट फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट से एडजस्ट होगा। इंपॉर्टेंट रूल, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू इक्वल टू अमाउंट फोरफीटेड ऑन दोज शेयर्स। डिस्काउंट कभी भी फोरफीटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ये एग्जाम में डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन बन सकता है। अब फाइनल स्टेप समझो। फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में जो बैलेंस बच जाता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। री इशू के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस है, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये कैपिटल रिजर्व बन जाता है। कैलकुलेशन एग्जाम्पल, मान लो 10 शेयर्स फोरफीटेड, ₹60 पर शेयर रिसीव हुआ। टोटल फोरफीटेड अमाउंट ₹600। री इशू ₹90 पर शेयर पर हुआ। ₹10 डिस्काउंट पर शेयर। टोटल डिस्काउंट ₹100। रिमेनिंग फोरफीटेड बैलेंस 600 माइनस 100 इक्वल टू ₹500। ये 500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मली शेयर्स कैश के अगेंस्ट इशू होते हैं, लेकिन कभी-कभी कंपनी किसी एसेट, बिजनेस या सर्विसेज के बदले शेयर्स इशू करती है। इसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ एंट्रीज थोड़ी लॉजिकल होती हैं, इसलिए ध्यान से समझो। टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। मान लो कंपनी ने मशीनरी परचेज की वेंडर से 5 लाख रुपए में। यहाँ 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, रिकॉर्ड परचेज। मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख टू वेंडर अकाउंट 5 लाख, यानी कंपनी ने एसेट ले लिया और वेंडर को पेएबल हो गया। स्टेप 2, इशू शेयर्स टू वेंडर। अब कंपनी वेंडर को कैश देने की जगह शेयर्स दे रही है। केस 1, शेयर्स इशूड एट पार 10 रुपए। वेंडर अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख, सिंपल ट्रांसफर। केस 2, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम 10 रुपए प्लस 2 रुपए। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट प्रीमियम। बट अब इसमें शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट लिखेंगे कितना? तो हम पूरे 5 लाख को 12 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे और 10 रुपए शेयर कैपिटल में और बाकी 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम में। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर प्रीमियम इन्वॉल्व है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग क्रेडिट होगा। कॉन्सेप्ट याद रखो, पहले एसेट रिकॉर्ड होता है, फिर शेयर्स इशू होते हैं। अब आता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आता है। यहाँ कंपनी पूरा बिजनेस एक्वायर करती है, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों।
सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट होती है। परचेज कंसिडरेशन दो मेथड्स होते हैं। 1. नेट एसेट्स मेथड, परचेज कंसिडरेशन इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। 2. लंप सम मेथड, अमाउंट डायरेक्टली दिया होता है क्वेश्चन में। स्टेप 1. रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स अकाउंट डेबिट, goodwill account debit if balancing figure debit side, to liabilities account, to vendor account, to capital reserve if balancing figure credit side. अगर assets ज़्यादा है, liabilities कम है, तो difference goodwill बन सकता है। अगर assets ज़्यादा हो जाएं, PC कम हो जाए, तो capital reserve बन सकता है। Step 2. Issue shares to vendor. Vendor account debit to share capital account, to securities premium account if any. Important exam note, अगर purchase consideration बड़ा है net asset से तो goodwill, अगर net assets बड़ा है purchase consideration से तो capital reserve। अब टॉपिक है issue of shares to promoters। promoters को shares दिए जा सकते हैं उनकी services के बदले। ये services हो सकती हैं preliminary expenses, formation services, know-how। Example, preliminary expenses 1 लाख रुपए। Entry, preliminary expenses account debit to promoter account। फिर promoter account debit to share capital account। अगर shares प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो securities प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, प्रमोटर को दिया गया शेयर भी नॉन कैश कंसिडरेशन है। अब देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स का रोल होता है सब्सक्रिप्शन गारंटी करना। 3 सिचुएशंस हो सकती है। केस 1, कमीशन पेड इन कैश, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये P&L में एक्सपेंस होता है। मैक्सिमम कमीशन 5% ऑफ इशू प्राइस होता है। केस 2, शेयर्स गिवन इंस्टेड ऑफ कैश। अगर कमीशन शेयर्स के फॉर्म में दिया गया, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट। फिर अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इफ एनी। यहां शेयर्स नॉन कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट इशू हो रहे हैं। केस 3, अंडरराइटर टेक्स अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स। मान लो 1000 शेयर्स अनसब्सक्राइब्ड रह गए। एंट्री, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब अंडरराइटर पैसा देता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट। तो दोस्तों, अब आपका पूरा इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की। मिलते हैं अनुज कॉमर्स क्लासेस के नेक्स्ट वीडियो में।